दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 10 सालों के नरेंद्र मोदी शासन काल के भीतर बहुत चंद मौके आपने ऐसे देखे होंगे जिन मौके पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पसोपेश में दिखाई दे रही हो। पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में लगा था ऐसा, लेकिन पहले पुलवामा और पुलवामा के बाद बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक और इन सब के बीच सैनिकों के शौर्य के नाम पर वोट मांगे जाने की वो बेहद ही घटिया और शर्मनाक हरकत, और इन सब के बाद चुनावी राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेटकर देशभक्ति को परोसने की जो कवायद थी, उसने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सुख को 5 साल के लिए बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज जब हम 2024 में हैं, तो न तो इस तरह का कोई राष्ट्रभक्ति का टूल भारतीय जनता पार्टी के पास है, न ही सत्ता के पास वो सारे पैरामीटर्स हैं, वो सारे आंकड़े हैं जो 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। आज बीजेपी के पास क्या है? 2013 में क्या कहा जा रहा था? अच्छे दिन आने वाले हैं। 2022 तक बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, और कल जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यानी लंबे समय के बाद कैबिनेट के बदले पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई, तो लक्ष्य को 2047 निर्धारित किया गया। अब आज आप 2024 में हैं, 2022 के लक्ष्य पूरे नहीं हुए, और 23 साल लंबी लकीर यदि कोई सत्ता आपके सामने रखे, तो निश्चित तौर पर इस देश के वोटर्स को, दुनिया में किसी भी देश के वोटर्स को सत्ता से ये सवाल पूछने का हक स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि आखिर 5 साल का जनमत जब आपको दिया गया, और उन 5 साल के जनमत के लिए जब आप आगे जाना चाहते हैं, तो फिर 23 साल लंबी लकीर और 23 साल लंबा वादा, और कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि 1000 वर्ष के भारत के निर्माण का वादा। क्या मौजूदा दौर में लोकतांत्रिक परिवेश में इस तरह की बातों को जनता नहीं समझती है? दरअसल जनता अब समझने लगी है, और इसी की पहली सार्वजनिक अभिव्यक्ति कल पटना के गांधी मैदान में दिखी थी। पटना के गांधी मैदान से कुछ टेलीविजन के चैनल, कुछ गोदी मीडिया के चैनल शुरू में जब भीड़ कम थी, उस वक्त वो लाइव टेलीकास्ट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी, उनके तथाकथित आकाओं के इशारे पर उनको लाइव टेलीकास्ट रोकना पड़ा, और सोशल मीडिया के माध्यम से और गिने चुने चैनलों के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि पटना ने जो हुजूम दिखाया, और पटना में जिस प्रकार का जनसैलाब दिखा, वो जनसैलाब मौजूदा दौर में सत्ता के 10 साल के अमृतकाल को, आम आदमी के अमृतकाल के सपने दिखाकर जिस प्रकार से कॉरपोरेट के अमृतकाल का इंतजाम करते हुए पाया, उससे जनता के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश की सार्वजनिक अभिव्यक्ति गांधी मैदान पटना के में उपस्थित भीड़ की आंखों में दिख रही थी। राहुल गांधी पटना के मंच पर थे, अखिलेश यादव थे, बहुत सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लोग वहां नहीं भी थे। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जनता यदि खड़ी हो रही है, तो राहुल गांधी ने जो बिसात बिछा कर रखी है, उस बिसात का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बिसात भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू हुई। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा यह हुआ कि दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्य तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए। हिमाचल प्रदेश, भारत जोड़ो यात्रा भले ही वहां नहीं पहुंची, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के साथ चला गया। और इन सब के बीच पूर्वोत्तर में जो जज्बा दिखा, मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद जब पूर्वोत्तर के लोगों ने वो जज्बा दिखाया, तो वहां के मुख्यमंत्री भले ही बहुत सारे इलाकों में राहुल गांधी की यात्रा की परमिशन देने से कतरा रहे हो, या उन्होंने परमिशन नहीं दी हो, जनता का हुजूम वहां तक पहुंचने लगा जिस इलाके से राहुल गांधी की यात्रा को परमिशन दी गई थी। यात्रा, जनसैलाब, जनाक्रोश, वोटर्स का मिजाज, ये कभी किसी परमिशन का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे इंतजार होता है तो अपने डेमोक्रेटिक फ्रेंचाइज यानी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग का। और वो वक्त अब करीब आता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते के भीतर, यानी 14 तारीख से लेकर 20 तारीख के भीतर कभी भी आपके सामने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है। अगली लोकसभा चुनाव के लिए वैकेंसी चुनाव आयोग निकाल सकता है। नौजवानों की वैकेंसी भले टाइम पर निकले ना निकले,
सांसद, हमारे माननीय सांसदों को चुनने के लिए समय पर वैकेंसी निकलेगी, 543 की वैकेंसी समय पर निकलेगी। और उस 543 की वैकेंसी का इंतजार समाज के हर उस तबके को है जिस तबके को उसके सवालों से वंचित करने के लिए एक पूरा का पूरा चुनावी हिंदुत्व और कॉरपोरेट नेशनलिज्म के पूरी चाशनी में लपेटी हुई एक ऐसी व्यवस्था परोसी जा रही है, जिस व्यवस्था को यदि आप आईने में देखने की कोशिश करें, जिस व्यवस्था को लोकतांत्रिक ढांचे में देखने की कोशिश करें, तो एक ऐसे आज्ञापालक समाज के निर्माण की दिशा में हिंदुस्तान को ले जाने के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ले जाने की कवायद है, जिस आज्ञापालक समाज में सत्ता द्वारा दिया गया आदेश, सत्ता का आज्ञा पत्र मौजूदा दौर में जनता के लिए पत्थर की लकीर बनाने की कवायद है। लेकिन उस पत्थर की लकीर को डिफाई करने के लिए, उसकी अवज्ञा करने के लिए मौजूदा दौर में सबसे पहले किसी ने निकलने की हिम्मत जुटाई, सबसे पहले किसी ने जनता के बीच जाने का फैसला किया। तमाम आलोचनाएं राहुल गांधी की हो सकती है, लेकिन ये क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए कि मौजूदा दौर में सत्ता के इस प्रकार की प्रवृत्ति, जिसमें सत्ता का आदेश ही परमादेश है, सत्ता का आदेश ही इस देश के लिए सबसे बड़ा चार्टर्ड है, सिटीजन चार्टर्ड की तरह है, उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जब राहुल गांधी निकले, तो निश्चित तौर पर इंतजाम जैसे भी रहे हो, यात्रा को जन समर्थन जैसा भी रहा हो, लेकिन यात्रा उन्होंने पूरी की भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में वो पूरी कर रहे हैं। और इस यात्रा के दरमियान आपने देखा होगा, कहीं आदित्य ठाकरे नजर आए तो कहीं सुप्रिया सूले नजर आई, कहीं तेजस्वी यादव नजर आए तो कहीं अखिलेश यादव नजर आए, और कहीं कोटा में इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हुए नौजवान नजर आए, तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके विदर्भ के इलाके के किसान भी नजर आए। पेशा कानून और आदिवासी अधिकार को लेकर पीढ़ियों से संघर्षरत इस देश का सबसे पुराना आदिवासी समाज भी नजर आया, तो दलित चेतना को लेकर दोराहे पर खड़ा वो समाज भी नजर आया, जिसे चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में ढाल दिया गया है। इसमें ग्वायर हॉल भी नजर आया, तो मुखर्जी नगर भी नजर आया, कश्मीर की वादियां भी नजर आई, तो किसानों की का हुजूम भी नजर आया, रेलवे स्टेशनों पर आपका, हमका, हमारा, सबका बोझ उठाने वाले कुली भी नजर आए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वाले सरकारी कर्मचारी भी नजर आए, वैकेंसी ना निकलने से परेशान नौजवान भी नजर आए, तो अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन कर रहे, लगातार प्रदर्शन कर रहे नौजवानों का, दौड़ रहे नौजवानों का वो जत्था भी नजर आया। और इन सब को राहुल गांधी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आश्वासन मिलता चला गया। सत्ता में आते ही अग्निवीरों को परमानेंट कर देने का आश्वासन तेजस्वी यादव अपनी गारंटी दे रहे थे, और उस गारंटी को 17 महीने के बिहार के इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन की नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार में 2.25 लाख से ज्यादा नौकरियां देकर उस एजेंडे को जमीन पर उतारकर, धरातल पर उतारकर, ये हालात तो तेजस्वी यादव ने जरूर बना दिए कि जनता के पास उनके लिए तेजस्वी की गारंटी या इंडिया अलायंस की गारंटी कहने के लिए पर्याप्त शब्द मौजूद है, क्रेडिबिलिटी मौजूद है। नरेंद्र मोदी की गारंटी की तरह की गारंटी मौजूद नहीं है, जिस गारंटी में नीतीश कुमार कब कहां रहेंगे, उसकी गारंटी नरेंद्र मोदी देने की स्थिति में मौजूदा दौर में न तो उनकी पार्टी, नहीं उनका गठबंधन, और न ही उनकी सीबीआई और ईडी इस हालात में है कि वो नीतीश कुमार की गारंटी ले सके। लेकिन गारंटी के दौर में जरा इस देश में गरीबी की हालत देखिए, जरा इस देश में बेरोजगारी की हालत देखिए, और इन सब के बीच लोकसभा चुनाव की आहट के दौर में जिस प्रकार से सत्ता में बैठकर सत्ता के सहारे सत्ता को बनाए रखने की जो कवायद है, उस कवायद में सीबीआई और ईडी के समन की भूमिका भी देखिए, तो अरविंद केजरीवाल को 8वां समन नजर आता है। क्यों आता है 8वां समन? 8वां समन इसलिए आता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ मिलकर चल रहे हैं। दलित प्रधानमंत्री बनाने का, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का एक ऐलान कर चुके, एक उन्होंने मांग रख दी थी इंडिया गठबंधन की बैठक में, और इसी बिसात पर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी भी जब हामी भरती हुई दिखाई दे, तो भला लेफ्ट फ्रंट कहां पीछे रह सकता है। आपने पटना में लाल झंडा देखा होगा, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की रैली में अगर हरा झंडा दिखाई दे रहा था, तो लाल झंडे से भी गांधी मैदान पटा पड़ा था। और लाल झंडे की आहट मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा
उन लोगों को चोट पहुंचाती है, राजनीतिक तौर पर चोट पहुंचाती है, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में आम आदमी की आवाज और लाल सलाम की जो भूमिका, जो क्रांति की भूमिका रही है, उस लाल सलाम की भूमिका को पूरी तरह से मटियामेट करते हुए समाज को कॉरपोरेट के गुलाम के तौर पर प्रदर्शित कर देने की जो प्रथा है, उस प्रथा के ऊपर जो कुठाराघात राहुल गांधी ने किया, सीधे सीधे अडानी का नाम लिया राहुल गांधी ने, सीधे सीधे कोयले की इनवॉइसिंग का मुद्दा उठाया, सीधे सीधे अपनी राज्य सरकारों को भी कटघरे में खड़ा करने से राहुल गांधी नहीं चुके। तो उस दौर में यह बात देखनी लाजमी हो जाती है कि जयंत चौधरी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो सत्ता को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनकी एमएसपी गारंटी की मांग पर इंडिया गठबंधन को तो फर्क पड़ता है। तभी इंडिया गठबंधन ने ऐलान भी किया है और इस बात के लिए इंडिया गठबंधन के पुराने अवतार यूपीए को निश्चित तौर पर माफ नहीं किया जा सकता, जिसने एमएसपी गारंटी के मुद्दे को यूं ही छोड़ दिया था। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात जब सामने आ रही है, जाति जनगणना की बात जब सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग की बात जब सामने आ रही है, तो साफ दिखाई देता है कि टिकट काटने, 1/3 के करीब उम्मीदवारों को टिकट से वंचित कर देने की जो नरेंद्र मोदी की व्यवस्था रही है, गुजरात से जो व्यवस्था दिल्ली लाने की तैयारी थी, उत्तर प्रदेश आते आते उस व्यवस्था पर लगाम क्यों लग गया। 51 सांसदों के 51 टिकट घोषित हुए, उनमें 44 टिकट जो दिए गए वो सिटिंग सीटों पर दिए गए, और याद रखिए एक का टिकट भी उत्तर प्रदेश में नहीं काटा गया। दिल्ली में टिकट काटने की नौबत आई क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आप का अलायंस, अर्बन मिडिल क्लास की बहुत बड़ी उपस्थिति, और उस अर्बन मिडिल क्लास की दिल्ली में उपस्थिति जो प्याज की कीमतों को लेकर ही पूरी की पूरी सरकार बदल देता है, पूरा का पूरा चुनावी नैरेटिव दिल्ली का बदल देता है, उसकी संवेदनशीलता से, सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी को फर्क पड़ता है। तभी जाकर दिल्ली में 7 में 5 टिकट काटे जाते हैं। लेकिन इसी दौर में मार्गदर्शक मंडल, क्या नरेंद्र मोदी 75 के करीब नहीं पहुंच रहे? क्या मार्गदर्शक मंडल के विस्तार की गुंजाइश को यूं ही छोड़ दिया गया है? मार्गदर्शक मंडल में जब नरेंद्र मोदी 75 के करीब पहुंच रहे और राजनाथ सिंह का टिकट काटा जाता जो 73 साल के होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठता कि क्या 26 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा? ये वो व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के पीछे की वो राजनीतिक बाध्यता है जिस बाध्यता को राहुल गांधी ने जमीन पर उतारकर, इंडिया गठबंधन ने जमीन पर उतारकर दिखाया कि अब मार्गदर्शक मंडल वाली प्रथा को यूं ही वहीं छोड़ देना होगा, अन्यथा कभी भी अपना नंबर लग सकता है। और नंबर लगाने और नंबर लगने की उस प्रक्रिया को यदि सत्ता के इस दौर में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तो दिखाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में उस मार्गदर्शक मंडल में जाने से मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस कदर कतराते हुए दिखते हैं कि सांसदों का टिकट रिपीट करना पड़ता है। और जिनको टिकट रिपीट किया जाता है वहां हालात देखिए। एक सांसद टिकट किस वजह से उन्हें वंचित करने की नौबत आई है कि खुद ही उन्हें मजबूर किया गया कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहें कि जब तक जो आपत्तिजनक अवस्था में कथित तौर पर उनकी तस्वीर पाई गई है, उस तस्वीर में सच्चाई है या नहीं है उसकी जांच नहीं हो जाती, तब तक वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। दरअसल तस्वीर और हवा इस देश के मध्य वर्ग की सत्ता विरोधी रुझान के साथ बढ़ चली है। तस्वीर और हवा इस देश के गरीब आदमी की सत्ता विरोधी रुझान के साथ तय हो चली है, किसान और नौजवान की तय हो चली है। और उस परिस्थिति में जब देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां इस देश की 80% आबादी जो इस देश के गरीब लोगों की है, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, जब गरीबी रेखा के बीपीएल और एपीएल के बीच में जाकर खड़ी होने की स्थिति में है, सरकार खुद कहती है कि 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रखने की, किसी प्रकार पेट पालने की कवायद सत्ता के द्वारा की जा रही है। तो दरअसल 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद की मियाद चुनाव के समय में एक चुनाव तक सत्ता पक्ष को राहत तो दे सकती है, लेकिन यह चिरस्थायी मॉडल नहीं हो सकती, क्योंकि जनता के अंदर अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, यदि जनता किसी भी देश की मनुष्य रूपी
जीवन को स्वीकार करने की स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन भी एक आवश्यक पूर्व शर्त है। लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन के लिए इस देश की जनता तैयार है? राहुल गांधी की सभाओं से, राहुल गांधी द्वारा बिछाई गई बिसात से, लालू यादव के द्वारा पटना की रैली में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत, जिसे वो हिंदुत्व कहते हैं और आमतौर पर वो चुनावी हिंदुत्व के तौर पर सामने आता है, उनके हिंदू होने, उनके हिंदू रिचुअल्स के साथ खुद को चला पाने, इन सब में उनकी असमर्थता को लेकर राहुल गांधी ने लालू यादव ने जो सवाल खड़े किए, दरअसल उस पूरी बिसात पर एक ऐसे मोहरे के रूप में सामने आ गया जहां लालू यादव ने सिर्फ नरेंद्र मोदी पर चोट नहीं की, आरएसएस की उस बिसात पर चोट कर दी, जिस बिसात के सहारे सनातन धर्म की तमाम मान्यताओं को एक तरफ करते हुए इस देश को नमस्ते सदा वत्सले की का नारा तो दिया जाता है, लेकिन सदा वत्सले की बात करते करते हिंदुस्तान की वत्सला यानी हिंदुस्तान की जमीन, उत्तर के पड़ोसी किस कदर किस सीमा में घुस रहे हैं या घुसे हुए हैं, उसको लेकर न तो नागपुर कुछ बोलता है, न तो दिल्ली कुछ बोलती है, न तो कथित गुजरात लॉबी कुछ बोलती है, और न ही हिंदुत्व की बिसात के आधार पर सियासत करने वाले लोग आज की तारीख में कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। जो बोलता है उसके वीडियोस ट्विटर से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से हटवा दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। तो इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की बिछाई गई बिसात में मौजूदा दौर में सत्ता इस वजह से फंसी हुई है, इस वजह से ज्यादा फंसी हुई है क्योंकि 10 साल की उसकी सत्ता एंटी इनकम्बेंसी को रोक पाने में यदि सफल हो भी जाती है तो वो प्रो इनकम्बेंसी यानी सत्ता के समर्थक लहर के रूप में दिखाई पड़ने की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं बनती। और जब ये परिस्थितियां आती हैं तो सत्ता परिवर्तित हो जाए किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल वही घूम फिर कर है कि राहुल गांधी जो एजेंडे उठा रहे हैं, क्या जनता उस एजेंडे के लिए इंडिया गठबंधन को 272 के आंकड़े तक ले जा रही है ताकि उस एजेंडे को फुलफिल किया जा सके, उसे पूरा किया जा सके? इन सब का जवाब मई महीने के आखिर तक आपको मिलेगा। फिलहाल तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुंबई पहुंचने का इंतजार कीजिए। उस मुंबई में, जिस मुंबई की सत्ता को गुवाहाटी मॉडल के द्वारा ढहाया गया और उस सत्ता को ढहाने के बाद एक ऐसी सत्ता कायम की गई जिसमें ईडी का इस्तेमाल, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गठबंधन सहयोगी जुटाने के लिए किया गया। तो ये हालात इस देश के हैं। इंतजार कीजिए और किस अमृतकाल की आप कल्पना करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की क्या स्थिति है इस पर कहने की जरूरत नहीं है। इस देश का आम आदमी देख रहा है कि सरकारी स्कूलों की, भाजपा शासित राज्यों की, एनडीए शासित राज्यों के स्कूलों की क्या स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था के लेवल की क्या स्थिति है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है और नौजवानों की क्या स्थिति है। इन सारी परिस्थितियों के ऊपर राहुल गांधी ने बिसात तो बड़ी तगड़ी बिछाई है। अब वो बिसात फल के रूप में कितने तगड़े रूप से सामने आता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि कई बार बिसात और रणनीति के साथ जिस तरह के जज्बे की आवश्यकता होती है, आखिरी दम पर तमाम तरह की परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि आखिरी दम पर मोमेंटम बनाए रख पाना मुश्किल भी होता है और मोमेंटम को बनाना भी कई बार मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल मोमेंटम तो बना हुआ है, बनाए रख पाएगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, ये देखना बाकी है। नमस्कार।